नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उस साप्ताहिक कार्यक्रम में जिसे हम विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्याशियों के लिए बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रोफेसर पुष्पेश पत के साथ। हमारा प्रयास इस श्रृंखला में यह रहता है कि हम उन मुद्दों पर दृष्टिपात करें, जो विश्व पटल पर घट रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है हमारी विदेश नीति के लिए, हमारे राष्ट्र हित के संदर्भ में, बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरण किस प्रकार हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, उस पर दृष्टिपात कर सकें। जो लोग नियमित रूप से इस श्रृंखला को देख रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हर बार हम अपने अनुभव के आधार पर 3-4 ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, जो अनेक देशों में, अनेक महाद्वीपों में जो कुछ घटा है, उसको समेट सकें। हर बार छोटी-छोटी टिप्पणियाँ होती हैं और इनके लिए जो ज़रूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, वर्तमान में इनका क्या महत्व है, भविष्य में इसमें क्या विकास हो सकता है, उस पर हम एक नज़र ज़रूर डालते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि जिन छात्रों ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं पढ़े होते हैं, उन्हें शायद ऐसा लग सकता है कि इससे अधिक विस्तृत जानकारी की उन्हें ज़रूरत है। इसीलिए हम आपको पीडीएफ सुलभ कराते हैं और यदि आप एक बार एक संक्षिप्त टिप्पणी सुन लें, उसके बारे में अधिक जानकारी की आपकी इच्छा हो, तो उससे जिन प्रसंगों को हमने पहले के कार्यक्रमों में उठाया है, उन पर आप एक बार दोहराव कर सकते हैं और जब कभी आपका मन करे उसके बारे में जो बातचीत की गई है, उसके बारे में प्रश्न हम आपसे पूछ सकते हैं। इस बार हमने जो विषय आपके लिए चुने हैं, जो मुद्दे चुने हैं, उनमें 3 रोचक मुद्दे हैं। एक मुद्दा है पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की गिरफ्तारी और उनके ऊपर अदालती कार्रवाई, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा अमेरिका में मैनहट्टन की ग्रैंड जूरी में चलाया जा रहा है। एक प्रश्न ये है कि इसके पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं हुआ था। क्यों वो कटघरे में खड़े हैं? इसका क्या प्रभाव उनके राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है, अमेरिका की राजनीति पर पड़ सकता है और निश्चित ही अमेरिका की राजनीति पर जो भी प्रभाव पड़ेगा, उससे भारत बिल्कुल निरपेक्ष नहीं रह सकता है। दूसरा मुद्दा कम रोचक नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अभी-अभी उनके यहाँ जो जन आंदोलन हो रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे, पेंशन सुधारों के विरुद्ध, उनको निपटाने के बाद वो चीन की यात्रा पर निकले और चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, जो विवादास्पद बन गया तत्काल। इससे ये स्पष्ट सामने आया कि यूरोपीय समुदाय की जो चीनी नीति है, उसमें बड़ी गहरी दरारें पड़ रही हैं। उनके वक्तव्य का स्वागत किया शी जिनपिंग ने, स्वाभाविक था बड़े जोशीले तरीके से, मगर उनके साथियों ने, जर्मनी ने और अमेरिका ने अपने कान खड़े किए और आपत्ति प्रकट की कि क्या इतने अनुभवी राष्ट्रपति होने के बावजूद मैक्रोन अपने दूसरे कार्यकाल में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। उनका गैर जिम्मेदाराना बयान जो था, उस पर विस्तृत दृष्टिपात हम आगे चलकर करेंगे। यहाँ आपको इतना सुझाना ज़रूरी है, उन्होंने कहा था कि फ्रांस के लिए और यूरोप के लिए यह ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा विदेश नीति के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के पद चिन्हों पर चले। और तीसरी घटना जो उल्लेखनीय है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आयरलैंड का दौरा किया। ये बात सर्वविदित है कि बाइडेन का परिवार आज से कई सदियों पहले अ, अमेरिका पहुंचा था। वो आयरिश मूल के व्यक्ति हैं और एक भावनात्मक लगाव उनको आयरलैंड के साथ है। मगर इस बार उनकी यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि पिछले कुछ महीनों में आयरलैंड उबाल पर नजर आता रहा है। आयरलैंड के 2 हिस्से हैं, उत्तरी आयरलैंड जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहते थे उसका हिस्सा है और एक आयरिश गणराज्य है जिससे अलग से किया गया था। इन दोनों हिस्सों की आयरलैंड के कई बड़ा रक्त रंजित इतिहास है, उसमें सांप्रदायिक उन्माद है, एक हिस्सा उत्तरी आयरलैंड का प्रोटेस्टेंट है, तो आयरिश रिपब्लिक वाला रोमन कैथोलिक है। लंबे समय तक गृहयुद्ध वहाँ जारी रहा है और अभी हाल तक 20वीं सदी अ, के अंतिम दशक तक एक आईआरए नाम की जो आयरिश रिवॉल्यूशनरी आर्मी थी, सिन फेन उसका एक बड़ा हिंसक हिस्सा था। उसके कारण यहाँ आए दिन अ, रक्तपात होता रहता था। आज से कोई 25 वर्ष पहले एक गुड फ्राइडे नामक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया था कि शायद विकास के लिए, समृद्धि के लिए शांति की ज़रूरत है और दोनों ने हिंसा को त्यागने का एक करार किया था। मगर आज की जो पीढ़ी है, वो शायद इससे बंधे नहीं रहना चाहती है। खासकर ब्रेक्सिट की जब सबसे समस्या उभरी है, तब से उत्तरी आयरलैंड और आयरिश रिपब्लिक के बीच के संबंधों पर भी बाधा आ गई है। तो क्या बाइडेन इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? क्या जो असंतोष यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड के प्रति, ऋषि सुनक के प्रति आयरलैंड में है, उस पर कुछ शांति स्थापना का प्रयास किया जा सकता है, सुलह का? ये सब बातों का चर्चा हम आपके साथ इस बार करेंगे।
वही 3 मुद्दे: ट्रंप पर आपराधिक आरोप, यूरोप की चीन नीति में दरारें और राष्ट्रपति बाइडेन की आयरलैंड यात्रा। ट्रंप गिरफ्तार और आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, आखिर क्यों? उनके ऊपर आरोप यह है कि 30 मार्च 2023 को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि जो 2017 से 21 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, कि उन्होंने एक अश्लील फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन को के साथ सहवास किया, और जब ये इसका पर्दाफाश होने लगा तो उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे घूस में एक बड़ी रकम दी। अब ये अपने आप में इतना बड़ा अपराध नहीं है कि जिसकी कोई बहुत बड़ी सजा मिले। ये उनकी बदनामी इससे जुड़ी है, मगर उनको उस बदनामी की कोई चिंता है नहीं, क्योंकि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के पहले खुद रियलिटी शो चलाते थे और घटिया किस्म की महिला विरोधी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, जिनका हिंदी में अनुवाद करना भी बड़ा अश्लील लगता है। अंग्रेजी में तो किसी तरह वो कह देते थे, आई ग्रैब्ड हर, आई डिड दिस, आई डिड दैट। मगर कुल मिलाकर क्यों ये आरोप इतना तूल पकड़ रहा है, इसका कारण ये है कि उन्होंने ये घूस उस पोर्न स्टार को उस समय दी जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ रहे थे, और ऐसा माना जाता है कि ये उन कानूनों का उल्लंघन है, नियमों का, जिसमें कोई प्रत्याशी, कोई कैंडिडेट अपने चुनाव अभियान में पैसे खर्च करता है तो उसकी सीमाएं हैं, किन मुद्दों पर वो पैसे खर्च कर सकता है वो निर्धारित हैं। और इस तरह से यदि भले ही उनका नितांत व्यक्तिगत निजी प्रसंग रहा हो, पारिवारिक मामला रहा हो, जिससे नाराज उनकी पत्नी हो सकती है, नाराज उनके परिवार वाले हो सकते हैं, नाराज उनके मित्र हो सकते हैं, मगर कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में ये पहली घटना ऐसी नहीं है अमेरिका में जहां राजनीति के शिखर पर विराजता कोई व्यक्ति हो जो इस तरह के अश्लील आचरण के आरोप में पकड़ा गया हो। बिल क्लिंटन और मोनिका ल्यूस्की का किस्सा बड़ा मशहूर है। टेड केनेडी का राजनीतिक जीवन एक बार इसी तरह एक सहचरी को डूबने से बचाने में असमर्थता के कारण, तब वो शादीशुदा थे, सहचरी कोई दूसरी थी, उस कारण बेड़ा उनका गर्क हो गया था। मगर कुल मिलाकर ये बात ट्रंप के बारे में इसलिए महत्वपूर्ण है कि ट्रंप आज भी अमेरिका की राजनीति में एक जबरदस्त ताकतवर मोहरा है, और रिपब्लिकन पार्टी में उनसे अधिक प्रभावशाली चेहरा चुनाव के लिए किसी को नजर नहीं आता। जो अमेरिका की गन लॉबी है, अमेरिका में गोरों को श्रेष्ठ मानने वाली लॉबी है, अमेरिका की इवांजेलिकल मिशनरियों, ईसाइयों की लॉबी है, ये सारी लॉबीज का मानना है कि जो हथियार धारण करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, उनको लगता है कि अमेरिका की रक्षा, अमेरिका की महानता की रक्षा सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। ट्रंप के अलावा कोई नेता इस लायक नहीं जो अमेरिका को उसका पुराना गौरव वापस दिला सके। अब इसमें बहुत सच झूठ है, महिमा मंडन है, मिथक का निर्माण है। मगर पिछली बार भी जब चुनाव में पराजित किया था बाइडेन ने ट्रंप को, तो ट्रंप का यह कहना था कि चुनाव उनसे चुराया गया है, उन्होंने उसे अदालती चुनौती दी थी जिसमें वो कामयाब नहीं हुए, और उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की थी। एक लगभग विद्रोही उपद्रवियों ने कब्जा कुछ समय के लिए वहां के संसद पर किया भी था। मगर दिलचस्प बात यह है कि इन सारे अपराधों का कोई जिक्र इस अदालती कार्रवाई में नहीं है जो उन पर चलाई जा रही है। जो कार्रवाई उन पर चल रही है उसकी अनुचित रिपोर्टिंग को रोका गया है, मगर ये कोई गंभीर अपराध नहीं है। मगर चूंकि उन्हें इस तरह के आचरण से चुनाव में मदद मिलेगी, तो उनके जो प्रतिपक्षी हैं, उनके जो विरोधी हैं, रिपब्लिकन पार्टी में भी और डेमोक्रेटिक पार्टी में भी, चाहते हैं यदि किसी कारण उनको अगली बार चुनाव लड़ने से रोका जा सके या बुरी तरह बदनाम किया जा सके या उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाए, तो शायद मतदाता के बीच उनकी लोकप्रियता कम होगी। मगर ये सोचना शायद नादानी है, क्योंकि न तो अभियोग नहीं इसके परिणाम में मिलने वाली सजा उनकी योग्यता को खारिज कर सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ साफ कहा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार रिकॉर्ड को गलत साबित करने के आरोप को नोट किया है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक अमेरिकी राजनीति का मामला है, अमेरिकी नागरिक की समझ का मामला है, अमेरिकी संस्थानों और प्रणालियों का मामला है, इसमें भारत की कोई टिप्पणी उपयुक्त नहीं हो सकती है। यही विदेश मंत्रालय के किसी प्रवक्ता ने उस टिप्पणी पर भी आपत्ति की जो जर्मनी ने भारत पर उठाई थी, जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खारिज कर दी गई थी, जब उनको एक मामले में, मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। भारतीय कानून का प्रावधान यह है कि यदि किसी संसद सदस्य या किसी विधानसभा के सदस्य की कोई सजा 2 साल से या 2 साल से ऊपर की मिलती है, तो उसकी सदस्यता स्वयं ऑटोमेटिकली खारिज हो जाती है। मगर किसी भी विदेशी देश को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था। जर्मनी ने कहा था कि बर्लिन के प्रवक्ता ने बर्लिन में बैठकर ये कहा था कि हम एक सतर्क नजर रखे हुए हैं कि भारत में क्या हो रहा है।
तो भारत की अंदरूनी राजनीति पर टिप्पणी उसी तरह से नाजायज है जिस तरह अमेरिका की अंदरूनी राजनीति पर नाजायज टिप्पणी। मगर हम इसका उल्लेख इसलिए उचित समझते हैं कि ट्रंप की हस्ती अमेरिकी राजनीति में बहुत बड़ी चढ़ी है और आज भी लोगों को लगता है कि अमेरिका का जनमत बिल्कुल साफ दो धड़ों में बटा है। जो ट्रंप के समर्थक हैं वो सनकी हों, तनक मिजाज हों, बदहवास हों, कुर्बा परस्त हों, भ्रष्ट हों, नारी विरोधी हों, नस्लवादी हों, दक्षिणपंथियों को बढ़ावा देने वाले हों, हिंसा को भड़काते हों, कुल मिलाकर उनके मुकाबले खड़ा कोई कट्टर दक्षिणपंथी न रिपब्लिकन है न ऐसा डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य जो उन्हें चुनौती दे सके। इसलिए इस घटनाक्रम पर दृष्टिपात जरूरी है। यूरोप की चीनी नीति में दरारें आखिर क्यों नजर आ रही है? यूरोप फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ अप्रैल के पहले हफ्ते में चीन का दौरा किया। इस दौरे की एक पृष्ठभूमि है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने हाल में एक बयान दिया था। उस बयान में ये कहा गया था कि यूरोप को चीन से डी रिस्क करने की जरूरत है, डीकपल करने की जरूरत नहीं। इन दोनों का अनुवाद करना थोड़ा अटपटा है। डी रिस्क का मतलब है कि चीन के साथ अपने रिश्तों को निरापद रखने के लिए जोखिम को कम करने की जरूरत है। डी रिस्क, रिस्क यानी जोखिम। वो डी रिस्क क्या है कि कोविड महामारी ने ये स्पष्ट दर्शा दिया था कि न केवल यूरोप बल्कि अमेरिका जैसे देश की जो नंबर 1 अर्थव्यवस्था संसार की है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह निर्भर है उस सप्लाई चेन पर जो सामग्री को, उपकरणों को चीन से उन तक पहुंचाती है। तो उनके उद्योग धंधे चीन पर निर्भर है। ये निर्भरता लगभग उनको चीनी बैसाखी पर खड़ा करती है और पंगु बना रही है। इसलिए चीन से डी रिस्क होने की जरूरत है। मगर स्वयं ट्रंप, जिन्होंने चीन के खिलाफ एक वाणिज्य युद्ध छेड़ दिया था, वो भी ये कहते थे कि हम डिसंगेज पूरी तरह से चीन से नहीं कर सकते हैं। और उस समय भी जब चीन के विरुद्ध व्यापार वाणिज्य युद्ध चल रहा था तो यूरोप के कई देशों ने, जिनमें यूनाइटेड किंगडम शामिल है, जिनमें फ्रांस शामिल है, जिनमें जर्मनी शामिल है, ये बात कही थी कि अमेरिका की देखा देखी वो हुए कंपनी हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कंपनी हो, उसके साथ संबंध विच्छेद तत्काल नहीं कर सकते हैं। डी रिस्किंग में एक और स्थान है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ खनिजों का निर्यातक है। रेयर अर्थ्स का लगभग 94-95% पूरा निर्यात चीन करता है। और ये अन्यत्र अगर है भी सुलभ तो उनका तत्काल दोहन और उनका निर्यात संभव नहीं। तो क्रमशः अपनी निर्भरता इस मामले भी घटाने की जरूरत है। एक और संवेदनशील क्षेत्र जो है वो माइक्रोचिप्स का है, जो चीन और ताइवान के बीच लगभग दुनिया के सबसे परिष्कृत चिप्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में लगभग 90-92% का उत्पादन इन्हीं दो देशों के बीच में होता है। तो चाहे वो सैन्य उद्योग हो, चाहे वो नागरिक उद्योग हो, चीन का प्रभुत्व टेक्नोलॉजी के इन क्षेत्रों में और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में इतना बड़ा है कि शायद ये निर्भरता कम करने की जरूरत है। मगर ये बात तो ठीक थी, फिर आखिर मैक्रोन ने क्या ऐसा कुछ कहा जिसमें लोग उनके साथी भड़क उठे? उन्होंने ये कहने की जरूरत की कि हमें हर हालत में अमेरिका का अनुमोदन कर उसके पदचिन्हों पर उसके पिछलगुए की तरह चीन के बारे में अपनी नीति का संपादन क्रियान्वयन नहीं करना चाहिए। हम एक सामरिक स्वाधीनता चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात मैक्रोन काफी समय से करते रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि फ्रांस के नेतृत्व में यूरोपीय समुदाय अपने को एक तीसरी महाशक्ति के रूप में मंच पर रख सकता है। इसमें सहमति बाकी बड़े देशों की, जर्मनी की हो या न हो, ये अलग बात है। मगर कई बार मैक्रोन की महत्वाकांक्षा एक स्वाधीन सामरिक विदेश नीति के संचालन की उनको एक अल्पसंख्यक में रखती है यूरोपीय समुदाय के भीतर भी। जाहिर है कि उनकी इन बयानों से शी जिनपिंग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी इसका स्वागत किया। और फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान मैक्रोन ने जो बात कही वो कुछ इस तरह की थी कि सबसे बड़ा जोखिम जो समय यूरोप के सामने है वह यह है कि यूरोप कई ऐसे मुद्दों को अपना मुद्दा बना लेता है जो मुद्दे उसके नहीं हैं, जो संकट उसके नहीं है। उनका इशारा साफ साफ ताइवान के प्रति था, जहां अमेरिका चाहता है कि उसकी ताइवान समर्थक संरक्षक नीति को मुक्त कंठ से, खुले हाथ से यूरोपीय समुदाय समर्थन दे। यूरोपीय देशों का, खासकर यूरोपीय समुदाय के कुछ सदस्यों का यह मानना है कि उनके लिए यूक्रेन में रूस का जो
सैनिक हस्तक्षेप है वो कहीं अधिक प्राथमिक संकट है। ताइवान बहुत दूर दराज का मामला है। अब एक अर्थ में ये बात इसलिए सही है कि ताइवान को अमेरिका भी चीन का अभिन्न अंग मानता है, वन चाइना थ्योरी में वो भी मानता है, बाकी यूरोपीय देश भी मानते हैं, भारत भी मानता है। तो चीन यदि कोई बल प्रयोग करता है तो ये नहीं कहा जा सकता है वो किसी दूसरे देश के पर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ही उस भूमि को वापस लेने की कोशिश कर रहा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बलपूर्वक उससे हटाकर अलग कर दी गई थी। मगर शी जिनपिंग ने भले ही फ्रांस की स्वायत्त रणनीति का अवधारणा का समर्थन किया, जर्मनी के जो विदेश मंत्री हैं उनको इस बात से आपत्ति हुई। शी ने भले ये कहा कि जो कोई ये सोचता है कि वो ताइवान के बारे में चीन की नीति को प्रभावित कर सकता है वो नादान है। हाँ, हालांकि बाद में लिपापोती करते हुए मैक्रोन ने ये भी कहा कि हमने अपनी बातचीत के दौरान ताइवान पर अपनी शंकाओं को भी शी के सामने रखा, मगर ये संतुलन बराबरी वाला नहीं था। यूरोपीय संघ ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए समेकित दृष्टिकोण रखने की कोशिश की है, मगर जो प्रतिद्वंदी है चीन वो सबसे बड़ा है अनेक देशों के लिए। जो फ्रंट लाइन में यूरोपीय समुदाय के देश हैं उनके लिए भले ही यूक्रेन का युद्ध प्राथमिक महत्व का हो, मगर अनेक ऐसे देश हैं जिनके संबंध चीन के साथ अच्छे रहे हैं, वो उनको अच्छाई रखना चाहते हैं और अमेरिका और ताइवान के कारण उनको संकटग्रस्त नहीं करना चाहते हैं। मगर कुल मिलाकर मैक्रोन के वक्तव्य से जो बात सामने आई कि यूरोप की विदेश नीति बेतरतीब तरीके से चलाई जा रही है, उसमें कोई एकता नहीं है। दिखाने को यूरोपीय समुदाय की अध्यक्षा को मैक्रोन अपने साथ ले गए, पर चीनियों ने बड़े कौशल के साथ प्रोटोकॉल का दुहाई देते हुए उन्हें अलग थलग रखा। एक सीमित समय के लिए मैक्रोन और शी की वार्ता में वो शामिल हो पाए। पोलिश प्रधानमंत्री ने अमेरिका के लिए उड़ने के पहले कहा कि जो पश्चिमी नेता ये सोचते हैं कि वो रूस के साथ या चीन के साथ अपने संबंधों को अच्छा रख सकते हैं, सहयोग का सपना देखते हैं, यह उनकी नादानी है। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, मगर सुदूर पूर्व में कुछ शक्तियों का से उनका इशारा साफ साफ चीन के प्रति था और उन्होंने फ्रांस का नाम उल्लेख नहीं किया, मगर जो पश्चिमी नेता कहते हैं तो किसी को सोचने में देरी नहीं लगी कि वो मैक्रोन का जिक्र कर रहे थे। जर्मन विदेश मंत्री बेयरबॉक ने भी ये कहा कि चीन द्वारा ताइवान पर कब्जा करने का कोई प्रयास उन्हें अस्वीकार होगा और यूरोप इससे बहुत गंभीर नतीजे निकालेगा। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल की नीतियों से हटकर नए चांसलर ओलाफ स्कोल्स की सरकार एशिया की आर्थिक महाशक्ति पर निर्भरता को कम करने के लिए एक नई चीनी रणनीति का विकास कर रही है, जिसका साफ साफ टकराव मैक्रोन के वक्तव्य से देखने को मिलता है। इन घटनाओं से चीन के प्रति जो नीति फ्रांस की है उसमें फ्रैंको जर्मन असहमति का तो पता चलता है। इससे शायद पूरे यूरोपीय संघ की एकता को नुकसान पहुंच सकता है, मगर कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये विषय चिंता का है, शोचनीय है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैरी, शत्रु, प्रतिद्वंदी कुछ भी कहिए वो चीन है। वो हमारी जमीन को हथियाने हड़पने अतिक्रमण का प्रयास निरंतर करता है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और दक्षिणी हिंद महासागर में अपना आक्रामक विस्तार बढ़ाए रखता है। और कहीं न कहीं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, वो भूटान हो, वो नेपाल हो, वो बांग्लादेश हो, उनका दुरुपयोग करता है भारत का कद बोना करने के लिए। पाकिस्तान के पीठ पर तो उसका वरद हस्त लंबे समय से रहा है। श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान समेत मालदीव और पाकिस्तान को शामिल कर लें और पूर्वी अफ्रीका के देशों को देखें तो भारत की घेराबंदी की पूरी तैयारी चीन कर चुका है। और यदि चीन को लेकर मतभेद ऐसे देशों में होते हैं जिनके साथ हाल के वर्षों में भारत के सामरिक संबंध घनिष्ठ हुए हैं, वो यूरोपीय समुदाय हो, वो अमेरिका हो, वो क्वाड्स हो, वो पश्चिमी क्वाड्स हो, इन सबको देखते हुए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अंत में बात उबाल पर आए आयरलैंड की और राष्ट्रपति बाइडेन की वहां की यात्रा की। आयरलैंड में सिर्फ ब्रिटेन इसलिए अपनी जड़ों की तलाश के लिए नहीं गए थे। खासकर ब्रेक्सिट के बाद जिन आर्थिक संकटों का सामना उत्तरी आयरलैंड करता रहा है, जिस तरह के मतभेद, हार्ड बैक स्टॉप जिसे कहते हैं कि समुद्र में एक ऐसी सीमा शुल्क चौकी बनाई जाए जो पहले बड़ी सख्त निगरानी करे कि कौन सा सामान उत्तरी आयरलैंड में जा रहा है, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य के बीच आवागमन अबाध है, कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर काफी आयरलैंड की अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा है। उससे भी अधिक एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के महीनों में एक विंडसर नामक समझौते पर एक सहमति व्यक्त की गई
आई है, जिसमें ये कहा गया है कि बिना शायद हार्ड बैकस्टॉप के कोई ऐसी व्यवस्था हो कि नियमों को आसान बनाया जाए और थोड़ी खानापूरी वाली निगरानी के बाद जो जिस सामग्री की जरूरत उत्तरी आयरलैंड को है वो अबाध रूप से वहां पहुंच जाए और उसके बाद समस्या का तात्कालिक हल हो जाए और जो मानसिक पारा बढ़ा है वो घट जाए। हाल बाइडेन ने इसका समझौते का समर्थन किया है और ये कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो वो 6 अरब अमेरिकी डॉलर तात्कालिक अनुदान के रूप में देंगे ताकि अभी जो संकट उत्तरी आयरलैंड झेल रहा है उससे उसे राहत मिल सके। मगर इससे बड़ी बात यह है कि हाल के दिनों में अ, राष्ट्रपति बाइडेन ने आयरलैंड गणराज्य में मेयो के साथ अपने पारिवारिक संबंधों की और गौरव की चर्चा तो की और ये कहा कि आयरलैंड आज भी मेरी आत्मा का, मेरे दिलो दिमाग का हिस्सा है। हजारों लोगों की रैली के बीच भी उन्होंने भावनात्मक आवेश में भरकर टिप्पणियां की। जो आज तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का आयरलैंड का ये सबसे लंबा दौरा है और अंतहीन फोटो सेशन होते रहे। कई लोगों का ये भी मानना है कि बाइडेन ने इस दौरे को इतनी तवज्जो इसलिए दी है कि वो अपने को पेश करना चाहते हैं एक स्वस्थ चुस्त दुरुस्त प्रत्याशी के रूप में जो अगले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार होने का सपना फिर भी देखता है। कई लोगों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी मानसिक क्षमता के बारे में, उनकी भाव विवलता के बारे में सवाल उठाए। हमारी समझ में एक और पक्ष इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो गुड फ्राइडे समझौता 25 वर्ष पहले संपन्न हुआ था उसमें भाग लेने वाली पीढ़ी आज अधेड़ से भी अधिक उम्र की हो चुकी है। जो नौजवान पीढ़ी आयरलैंड की है उसमें अनेक ऐसे गर्म खून वाले तत्व हैं जिनको लगता है कि आयरलैंड को अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को फिर से पाने के लिए और एक होने के लिए फिर से शायद हिंसा का सहारा लेने की जरूरत है। और सिन फिन भले ही आज न हो मगर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का एक नया हिंसक धड़ा नौजवानों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और राष्ट्रपति बाइडेन की आयरलैंड यात्रा के दौरान भी बहुत सख्त अनुशासन और पुलिस प्रबंध के बावजूद कुछ प्रदर्शन हुए थे। कुछ लोगों को लगा था इसी कारण ऋषि सुनक भी पृष्ठभूमि में रहे क्योंकि उनकी उपस्थिति आयरलैंड के नागरिकों को, उत्तरी आयरलैंड के नागरिकों को ज्यादा उत्तेजित कर सकती थी। भारत के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड किंगडम कब तक यूनाइटेड किंगडम बना रहेगा, कब तक ग्रेट ब्रिटेन अपने को ग्रेट कहने का दावा कर सकेगा, क्योंकि स्कॉटलैंड में और उत्तरी आयरलैंड में एक असहमति का स्वर यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना रहने के बारे में मुखर होता रहा है। और भारत कहीं ना कहीं अपने को उस एंग्लोस्फीयर का हिस्सा समझता है, नस्लवादी गोरा न होने के बावजूद, मगर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण, लंबे औपनिवेशिक इतिहास के कारण और आर्थिक नातों के कारण कि जो यूनाइटेड किंगडम के हिस्से हैं, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या हमारी नजर भविष्य में इस घटनाक्रम में सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित रहेगी, ये देखने की सख्त जरूरत है। इस बार इतना ही। अगली बार मुलाकात तक आप इन सब मुद्दों पर विचार करें और यदि कोई आपने सवाल पूछना हो तो कमेंट्स के जरिए हमसे जरूर पूछें। मगर हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप प्रश्न वही पूछेंगे जो जिन मुद्दों पर हमने चर्चा किया है उनसे जुड़े हों। और यदि कोई और विषय आप पूछना चाहते हैं तो उसका उल्लेख करें। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो सके। अगली बार मुलाकात होने तक धन्यवाद, नमस्कार।